स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम इकोनॉमिक्स के जो फर्स्ट लेसन हम कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसके अंदर मैं जो आपको बताऊंगी आज भाई, जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कल पढ़ा था कि किसी भी जो नेशन होता है, अगर वन नेशन के बारे में अगर उसकी कोई भी इकोनॉमिक कंडीशंस है, प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके रिगार्डिंग अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। और अगर एक नेशन है उसके सभी लोगों के बारे में जब हम किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो वो किसके अंदर माइक्रो के अंदर आ जाता है, मैक्रो के अंदर आ जाता है सॉरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसकी स्कोप देखते हैं कौन कौन सी, ठीक है। इससे पहले हमने इसकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी थी। डेफिनेशंस कौन कौन सी थी? मटेरियल वेलफेयर थी, स्केर्सिटी ऑफ थी भाई, कैसे दुर्लभता से रिलेटेड थी, फिर उसके बाद वेल्थ ओरिजिनेटेड थी, और एक थी ग्रोथ ओरिएंटेड में डेफिनेशंस, ठीक है, अलग अलग थी। अब इसके हम स्कोप पढ़ेंगे। स्कोप मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है थ्योरी ऑफ डिमांड। भाई डिमांड के बारे में देखा जाता है इसके अंदर, कैसे भाई किसी वस्तु की क्या डिमांड है, उस प्रोडक्ट की। भाई जैसे कोई कंज्यूमर है, उसकी जितनी इनकम है वो अपने इनकम का कितना पार्ट किस वस्तु के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए परचेस करने में खर्च करता है, मतलब कितनी डिमांड करता है उस वस्तु की। तो ये उसके निर्धारण के लिए यूज़ किया जाता है डिमांड थ्योरी। मतलब कोई भी इकोनॉमिक्स किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पहले ये देखेगा कि कोई कंज्यूमर, देखो कंज्यूमर पे डिपेंड करती है, कंज्यूमर होगा तो ही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाएंगी। तो ये कहते हैं कि कौन सा कंज्यूमर कितनी चीज़ें मांगता है किसी प्रोडक्ट की, तो डिमांड कितनी है, उसके बाद ही उससे रिलेटेड हम प्रोडक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर उसके बाद उसका एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ उसी पर डिपेंड करेंगी। सबसे पहले क्या देखा जाता है कि डिमांड क्या है, डिमांड कितनी है उस प्रोडक्ट की, ठीक है ना, डिमांड थ्योरी की तरफ। फिर सेकंड आ जाता है हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अब डिमांड हमें पता चल गई किसी प्रोडक्ट की, फिर उसके बाद प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन देखा जाता है भाई प्रोडक्शन जो फर्म है उसके पास कितने अपने फैक्टर मौजूद हैं, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करती है, ठीक है, प्रोडक्शन करेगी, ये देखा जाएगा भाई कितना उत्पादन करेगी, उसका प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया। अब प्रोडक्शन से रिलेटेड के लिए प्रोडक्शन एक तो आता है फंक्शन और प्रोडक्शन ला में क्या कहते हैं, फंक्शन तो क्या हो गया भाई कितना उससे उसके पास उत्पादन के साधन कितने हैं, प्रोडक्शन के जो फैक्टर है वो कितने हैं। और लॉ में क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ लॉ में। अब जैसे हम एग्रीकल्चर के ऊपर ही ले लेते हैं, एग्रीकल्चर में क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर आप किसी ज़मीन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट मतलब ग्रो करते हैं, उगाते हैं, तो उसमें तो स्टार्टिंग में वो अच्छी फसल देगा, ठीक है। और लगातार उसी ज़मीन पर पूरे साल एक ही प्रोडक्ट उगाते रहेंगे, एक ही जैसी फसल उगती रहेगी, तो धीरे धीरे जो उसके न्यूट्रिशंस होंगे वो क्या होंगे, कम होते जाएंगे। उसके लिए उसको खाद वगैरह की या क्या क्या कहते हैं कि मतलब जैसे बदल के जब हम फसल उगाते हैं तो उससे फ़र्क पड़ेगा, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो, मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो कम नहीं होंगे, अलग अलग न्यूट्रिशंस का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये कहता है प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ होता है। अभी पहले स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ होती है वो किसी भी प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिलने लगता है। जैसे कंपनी के लिए ले देते हैं, कोई स्टार्टिंग में अगर किसी ने नई कंपनी शुरू करी है, उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करेगा क्योंकि उसे कंपटीशन में दूसरी फर्म नहीं है। पर धीरे धीरे क्या दूसरे लोग देखेंगे हाँ इस प्रोडक्ट के अंदर अच्छा मार्जिन हो रहा है, तो वो दूसरी कंपनी भी आ जाएगी, अब उसका प्रोडक्शन वो बांटने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे और आएगी। तो ऐसे करते करते फिर एक टाइम ऐसे आएगा वो डिक्लाइन चली जाएगी, मतलब कि बहुत सारे कंपनीज उसके उसमें आ जाएगी, तो कुछ कंपनी क्या होगी छोड़ के चली जाएगी, कुछ मतलब नॉर्मल प्रॉफिट गेन करेंगे। तो प्रोडक्शन लॉ जो होता है ये लागू हो जाता है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन लागू हो जाता है। फिर उसके बाद आता है थर्ड जो तुम्हारा पॉइंट आता है इसके अंदर, थ्योरी ऑफ प्राइस। अब प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, भाई प्राइस कैसे डिसाइड होता है। देखो पूर्ण प्रतियोगिता जब हमारी होती है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस जो नॉर्मल प्राइस ले जाता है, ठीक है। मोनोपोली होती है, मोनोपोली में सरकार का जो जिस व्यक्ति के पास भी होता है मोनोपोली, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। जैसे बिजली का रेट सरकार डिसाइड करती है, अपने अकॉर्डिंग करेगी, किराया रेल का वो सरकार अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी। तो मतलब मोनोपोली जिसकी होगी उसका प्राइस होगा। पर परफेक्ट कंपटीशन में सरकार नहीं होती, जो डिमांड होती है और सप्लाई उसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड होता है,
प्राइस डिसाइड करता है। फिर उसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट आता है जो हमारा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग कौन कौन से हो गए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरेस्ट। इनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी वस्तु के कितने, मतलब कोई भी प्रॉब्लम रिगार्डिंग है, अगर हमें कोई ज़मीन कहीं पर महंगी ले रही है, वहाँ फैक्ट्री है, तो उसके जब हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे ना, तो उसका रेट भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। उसके ऊपर लेबर कितनी लग रही है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। उसके कैपिटल हम कितनी लगा रहे हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही किसी चीज़ का प्राइस डिसाइड किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहते हैं ऑपरेटिंग ऑफ एन इकोनॉमी। ये कहते हैं जो इकोनॉमिक्स होता है उसको चलाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से, देखो कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। अब इकोनॉमिक पॉलिसी किसके बेस पे बनाई जाती है, इकोनॉमिक के बेस पे बनाई जाती है। जब उसको ज्ञान होगा आर्थिक क्रियाओं का तभी तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाए सकेंगे। फिर उसके बाद आता है सेकंड आता है प्रेडिक्शन। अब देखो इकोनॉमिक पॉलिसीज से, अब सरकार है, सरकार पॉलिसीज़ बनाती है, सरकार को पता थोड़ी ना ये पॉलिसीज़ आगे वो होंगी या नहीं होंगी, तो भविष्यवाणी होती है एक तरीके से कि अगर हम किसी चीज़ के क्या मार्केट में अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा रेट हाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे, हम उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो क्या करेगा, उसके जो काबू करने के लिए, जैसे महंगाई ज़्यादा हो रही है, इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उससे क्या होगा, महंगाई पे काबू हो जाएगा, फिर लोग कम उसमें करेंगे। ठीक है ना। तो मतलब इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। फिर आते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ बनाने के अंदर भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, सरकार जो पॉलिसीज़ बताती है उसमें इसकी हेल्प लेती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। फिर उसके बाद आता है देखिए आपका, इसमें आता है इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण के लिए भी आर्थिक, जैसे सरकार जैसे स्कूल्स वगैरह बना रही है, हॉस्पिटल्स लगा रही है, तो उनके लिए भी एक पॉलिसीज़ बनाई जाती है। सरकार के पास कुछ ऑफिसर्स वगैरह ग्रेड के लोग होते हैं, उनको इस चीज़ की इकोनॉमिक्स होते हैं, उनको नॉलेज होती है इन चीज़ की पॉलिसीज़ बना। भाई अगर मान लीजिए ये फंड कहाँ से लेगा, अगर स्कूल बनाना है सरकार को, गवर्नमेंट या हॉस्पिटल में, उसके फंड कहाँ से रेज होगा, तो वो सारी चीज़ें, या कोई और एनालाइज कर, जैसे कोरोना का एनालाइज करना है, कितने कोरोना पेशेंट आ रहे हैं, क्या क्या उनके ऊपर फंड चाहिए, कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर आता है। भाई इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है। मैनेजर डिसीजन, जो जितने भी प्रकार के मैनेजर डिसीजन है उसके लिए एक इकोनॉमिक्स की तरह उनके अंदर नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर उसके हेल्प फिल इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी इकोनॉमिक काफ़ी अच्छी यूज़ होती है, क्योंकि जैसे चाइना से ही कंपटीशन करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती है। ठीक है। फिर आती है इकोनॉमिक की प्रवृत्ति। अब ये कहते हैं प्रवृत्ति के अंदर कहते हैं भाई साइंस के जरिए भी ले सकते हैं इसको, और क्या कह सकते हैं, आर्ट। ठीक है। साइंस के जरिए हम क्या कहते हैं, साइंस दो तरीके, साइंस में मतलब क्या होता है, रूल्स दिए होते हैं कुछ, तो साइंस हमेशा किसी चीज़ को ऐसे विश्वास नहीं करता, रूल्स उसके प्रूफ चाहिए उसको, तो ये कहते हैं इकोनॉमिक्स से प्रूफ हो सकते हैं, होते हैं। तो उसमें क्या कहता है कि साइंस भी मानते हैं और इसको आर्ट भी मानते हैं। साइंस के रूप में देखिए दो तरीके, नॉर्मेटिव और एक ये हो गया पॉजिटिव, ये नॉर्मेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है। तो अब इसमें आगे देखिए, नॉर्मेटिव में क्या कहता है कि नॉर्मेटिव के अंदर साइंस में, जो साइंस के रूप में बोला जाता है कि क्या होता है, सिस्टमेटिक इसका अध्ययन होता है, स्टेप बाय स्टेप। देखो +1 में जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो हर चीज़ का पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता, फिर सिस्टमेटिक ढंग से सेट किया जाता, फिर उसका एनालाइज किया जाता, फिर उसका एक टेबल बनाई जाती है, फिर उसका रिजल्ट, फिर इंडेक्स, फिर और अर्थमेटिक रैंक वगैरह निकाले जाते थे, तो ये सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता था। फिर है साइंस, और ये हमेशा जब हम कोई भी डाटा इकट्ठा करते हैं, कोई भी हम बनाते हैं, उनका कंक्लूज़न निकालने के लिए सर्वे वगैरह करते हैं, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से उन नियमों का हम पालन करते हैं। वही स्टाइल, ये थोड़ी ना कोई और दूसरा, अगर मान लीजिए सर्वे करने का दूसरा रूल फॉलो, सरकार एक पेज फॉर्मेट डिसाइड कर देती है, उसी के अकॉर्डिंग फिर चलता रहता है, मतलब एक लॉ बन जाता है वो। फिर वैलिडिटी ऑफ द लॉ, और ये कहते हैं कि वैलिडिटी ऑफ द लॉ, कहते हैं कि लोग किसका, मांग का सिद्धांत, जैसे नियम है, वैलिडिटी होती है, भाई माना जाता है, सब मानते हैं उस चीज़ को, पालन करते हैं उसका। अगर उसके रिगार्डिंग कुछ भी ऊपर नीचे होता है, जैसे कि पहले फॉर्म वगैरह भरते थे तो फीमेल और मेल आता था, अब क्या हो गया, साथ में थर्ड जेंडर को भी डिसाइड कर दिया, सरकार ने मान्यता दी थी, तो वो उसमें ऐड हो गया, मतलब मानते हैं सब लोग। जैसे वैलिडिटी ऑफ डिमांड की जो है, मांग का नियम हमेशा लागू होता है कि मांग अगर घटती है तो किसी चीज़ का प्राइस भी घट जाएगा, अगर मांग बढ़ती है तो किसी चीज़ का प्राइस भी बढ़ जाएगा, लॉ है, हमेशा लागू होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव नॉर्म। पॉजिटिव मतलब वास्तविक रूप से जब हम किसी चीज़ की समस्या आती है तो उसके लिए हमें क्या डिसीजन लेना है, समस्या क्या है, समस्या क्या होनी चाहिए थी और क्या होगा उसका इलाज, क्या होगा उसका, क्या जैसे सरकार अभी कोरोना काल में चली रही है, वैक्सीन वगैरह के पर ट्रायल चाहिए, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सारी चीज़ डिसाइड की जाती है। तो एक नॉर्मेटिव के रूप में लिया जाता है कि वास्तविकता में जब वास्तविक कंडीशन आएगी तो हम उसको कैसे फेस आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें।
फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक एज ए नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस की मतलब क्या होता है, भाई क्या होना चाहिए था, एक डिसाइड करना चाहिए था कि हम इस चीज़ को अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है तो हम उसको फेस कैसे करेंगे। अब मान लीजिए बॉर्डर पे युद्ध होता है, युद्ध जरूरी थोड़ा ना हो, अगर कंडीशन सामने आ गई तो सरकार ने अपने सैनिकों के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध कर रखे होंगे, ठीक है। तो वो प्रबंध कैसे करेंगे, तो कैसे उन्होंने मतलब अपना कवर अप करेंगे, कैसे लड़ाई करेंगे, कैसे मतलब उनसे जीतेंगे, तो वो सारी मतलब ये एक तरह से आदर्श स्थापित कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई अब कोरोना काल में वैक्सीन वगैरह का ट्रायल अच्छा चल गया तो आगे के लिए वैक्सीन अप्रूव हो जाएगी, भाई ये वैक्सीन का इतने लोगों पे ट्रायल हो चुका है, उनके लिए अच्छा सेटिस्फाई रिजल्ट दिया। अगर ये रिजल्ट नेगेटिव में आता है तो क्या कर देंगे, उनको बंद कर देंगे, मतलब कि वो आदर्श स्थापित नहीं कर सका। और सरकार कोई भी मतलब पॉलिसीज़ बनाती है तो मतलब पहले उसको लागू की हुई पॉलिसीज़ को देखती है, एकदम से उसको नहीं अपना सकती, पहले उनको देखती है उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अगर वो आदर्श है तो उसको अपनाया जाएगा, अगर वो आदर्शात्मक नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। ये एक रोल मॉडल मतलब कि एक रोल मॉडल डिसाइड कर देती है। अब जैसे इसमें हम सकते हैं कि जो कोई ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाए, गरीबों के लिए कौन कौन सी स्कीम, जैसे BPL कार्ड्स के लिए सरकार ने वो बीमा वगैरह भी करती है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हो गई, वो उन पर टैक्स लगा दिया। आय का समान वितरण कैसे किया जाए, फिर उसकी कीमतों में मतलब फिक्सेशन कैसे ले जाए, भाई उतार चढ़ाव जो होता है उसको कैसे कम किया जाए, ये सारे आदर्श होते हैं। ये सरकार है, पहले इकोनॉमिक्स ये नहीं है सरकार नई सरकार आई है तो वो नया कोई रूल नहीं, जो पहले से लागू चलते आ रहे हैं ना, जो यूज़ कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव वे में यूज़ हुआ मतलब कि उनका रिज़ल्ट अच्छा है तो उनको अपनाएंगे, नहीं तो नहीं अपनाएंगे। आगे देखिए बच्चों, लास्ट है इसका आपका, इसमें क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में अब हम इसका हो गया था आर्ट। अब देखो आर्ट का मतलब क्या होता है, देखो आर्ट किसी चीज़ को जब हम कुछ करते हैं हमारे अंदर होती है वो, उसको हम सीख नहीं सकते किसी को, हम रूल सीख सकते हैं, साइंस की बातें सीख सकते हैं कि इस चीज़ से ऐसा होता है, पर उस रूल को हम लागू करते हैं। मान लीजिए मैं मैनेजर बनने के लिए मैंने CA वगैरह कर ली, पर मेरे को उसका बस किताबी नॉलेज है, अगर उसको मैं प्रैक्टिकली नहीं करती, जब मैं उसको प्रैक्टिकली करके मेरे अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी उसको कैसे अप्लाई करना है। अब सरकार को मतलब बेरोज़गारी हटानी है तो कैसे हटानी है, तो वो जब चीज़ आ जाएगी तो उसके लिए हम किसको बोलेंगे, उसे हम आर्ट बोलेंगे सरकार की। जैसे बेरोज़गारी, सरकार को पता है बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी से कैसे सही करेंगे, उसको रोज़गार देंगे। अब जब सरकार रोज़गार देगी कोई तो मतलब वो समझे, उसके लिए सरकार क्या बनाएगी, पॉलिसीज़ बनाएगी। तो ये जो पॉलिसीज़, अब देखो सरकार के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बेरोज़गारी को हटाने के लिए, पर सरकार अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगी वो सारी चीज़ें सरकार पर डिपेंड करती है, उनकी आर्ट पे डिपेंड करती है, उनकी नॉलेज पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये एक कला है, तो ये हम कह सकते हैं इकोनॉमिक की कला भी है और एक साइंस भी है, आर्ट भी है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, इतना ही है, इसके अच्छे से कर लेना, इम्पोर्टेंट लेसन है ये। थैंक यू।